आरिका, वो जो तानिया थी ना, हमारे पड़ोस वाली, उसका अपनी कंपनी के बॉस से चक्कर चल रहा था। तुझे पता है, वह प्रेग्नेंट है और उसके बॉस ने उसे नौकरी से भी निकाल दिया। उसके बाप ने उसे पूरे मोहल्ले के सामने पीटा। ये बड़े लोग होते ही ऐसे हैं, पहले प्यार के नाम पर अपनी हवस पूरी करते हैं और फिर मन भर जाने के बाद दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक देते हैं। चल फोन रखती हूं, बाय। अब आगे। आरोही की बातें सुनकर आरिका, जो कुछ देर पहले अद्विक के ख्यालों में खोई हुई थी, उसने जल्दी से खुद को उन ख्यालों से बाहर खींच लिया और बोली, आरोही सही कह रही है, ये बड़े लोग होते ही ऐसे हैं। मुझे अद्विक सर के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब से मैं अपने काम से काम रखूंगी। यह कहकर आरिका भी चादर तान कर सो गई। वहीं दूर एक बड़ी हवेली के सामने प्रोजेक्टर पर अथर्व और उसके पूरे परिवार की फोटो लगी हुई थी। विक्रांत की उम्र का एक आदमी उस फोटो को ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। वह गुस्से में बोला, बड़ा ही खुशहाल परिवार बना लिया है तुमने अथर्व राठौर, लेकिन जल्द ही इसे बर्बाद करने के लिए एक तूफान आने वाला है। बचा सकते हो तो अपने परिवार को बचा लेना। यह कहकर वह शख्स शैतानी हंसी हंसने लगा। अगले दिन सुबह अथर्व ने पहले विहान और बाकी लोगों को प्रैक्टिस करवाई। उसके बाद अद्विक और अंशिव की बारी आई। अंशिव को लगा कि अथर्व कल रात की बात भूल गया है। अद्विक नहाने के लिए चला गया तो अंशिव भी वहां से चुपचाप खिसकने लगा। तभी अथर्व ने उसे पकड़ लिया और कहा, कहां जा रहे हो? उसके साथ नहाओगे क्या? तब अंशिव हंसते हुए बोला, आइडिया तो अच्छा है, मैं ऐसा ही करूंगा। तभी अथर्व ने उसे नीचे बैठा दिया और गंभीर स्वर में बोला, यहां बैठो और मेरे सवालों का जवाब दो, वो भी सच सच, वरना मेरी छड़ी तुम्हारे पीछे बरसेगी। अंशिव का गला सूख गया। उसने थूक निगलते हुए कहा, कैसे सवाल अंकल? अथर्व बोला, अद्विक लंदन से इंडिया कितनी बार आया है? सवाल सुनकर अंशिव बोला, लंदन से इंडिया तो वो पहली बार आया है अंकल, इससे पहले कभी नहीं आया। अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, तुम सच कह रहे हो ना? अंशिव ने कई बार गर्दन हिलाई तो अथर्व ने अगला सवाल किया, फिर वो आरिका से कब मिला? अंशिव चौंक गया। आरिका से? अथर्व बोला, हां आरिका से। वो उससे पहले से जानता है ना, वही है ना जिसे अद्विक पसंद करता है। अंशिव ने सांस भरकर कहा, जी अंकल, वही आरिका है। वो उससे उस दिन पहले ही मुंबई पहुंचने पर मिला था। अद्विक रात देर से आया था तो होटल में रुका था। वहां एक पार्टी थी और आरिका अपने मंगेतर के साथ आई हुई थी। वहीं उनकी पहली मुलाकात हुई थी। अथर्व गंभीर हुआ। आरिका की शादी होने वाली है, फिर अद्विक उसे कैसे पसंद कर सकता है जबकि वो यह सब जानता है? अंशिव बोला, अंकल, आरिका की सगाई अब टूट चुकी है। उसका मंगेतर जबरदस्ती शादी करना चाहता था। उसी शाम हम आरिका की लोकेशन ढूंढकर थिएटर पहुंचे थे, क्योंकि आरिका अद्विक का फोन नहीं उठा रही थी। वहां उसका मंगेतर उसके साथ बदतमीजी कर रहा था, बीच सड़क पर उसके साथ मारपीट कर रहा था। तब अद्विक ने उसे वहीं कूट दिया। फिर हम आरिका को घर छोड़कर वापस आ गए। बस यही बात है अंकल। अथर्व बोला, अगर ऐसी बात है तो आज ही उसके घर वालों से शादी की बात कराते हैं। अंशिव तुरंत बोला, नहीं अंकल, अभी नहीं। आरिका अभी तैयार नहीं है। उसे अद्विक को स्वीकार करने के लिए वक्त चाहिए, इसलिए अभी कुछ मत कीजिए। अथर्व ने आखिरी सवाल दागा, तुमने वेटर से जूस गिरवाया क्यों था? अंशिव ने लाचारी से कहा, अंकल, आपका बेटा कुछ ज्यादा ही बावला हो गया है। पहले कभी किसी लड़की को देखा नहीं और अब पूरी तरह दीवाना हो गया है। उसी ने कहा था कि मैं कोई तिगड़म भिड़ाकर आरिका को अकेले उसके पास भेज दूं। अच्छा एक बात बताइए, अंशिव ने कहा। अथर्व ने भौहें उठाकर उसे बोलने का इशारा किया तो अंशिव बोला, आपने जानबूझकर आंटी को आरिका के साथ रहने के लिए कहा था ना? तब अथर्व भी हंसने लगा और बोला, हां, तुम खरगोश जैसे लगते हो लेकिन समझदार हो। अच्छा, जब इन दोनों की सेटिंग पक्की हो जाए तो मुझे बता देना, समझे? चलो अब। और तुम भी अद्विक के साथ ऑफिस ज्वाइन कर लो, वरना परेशान आत्मा की तरह इधर उधर भटकते रहोगे। तब अंशिव बोला, आप मुझसे दोस्ती कर लो, फिर मैं आपसे सबकी चुगली करूंगा। अथर्व ने उसे हाथ मिलाया और कहा, ठीक है, कंपनी में तुम्हें जासूसी करनी है, सभी की। अंशिव ने हां में सिर हिलाया और अथर्व के साथ अंदर हॉल में आ गया। कुछ देर बाद सब नाश्ता कर रहे थे। अथर्व को कुछ याद आया तो वह अद्विक से बोला, मैं सोच रहा था कि 1 महीने बाद आरिका जॉब छोड़ देगी तो तेरे लिए कोई और सेक्रेटरी ढूंढना शुरू कर दूं। तभी अद्विक तुरंत बोल पड़ा,
कोई जरूरत नहीं है पापा, वो जॉब नहीं छोड़ेगी। सबने अद्विक को घूर कर देखा तो अद्विक हंसते हुए बोला, मेरा मतलब है, क्या पता वो जॉब छोड़े ही ना, या फिर उसकी शादी ही टूट जाए। उसकी बात सुनकर अनवी बोली, आदि ऐसा नहीं कहते, आरिका बहुत प्यारी बच्ची है, भगवान करे उसकी शादी अच्छे से हो जाए। यह सुनकर अद्विक का मुंह उतर गया, जिसे देखकर अथर्व और अंशिव दोनों को हंसी आ गई। तभी अथर्व रूही से बोला, रूही आज तुम्हारा भी ऑफिस में पहला दिन है, तो बेस्ट ऑफ लक। रूही मुस्कुराकर बोली, थैंक यू पापा। फिर अथर्व ने विहान को देखा और बोला, और तुम विहान, अगर आरोही से आज लड़ाई की तो देख लेना। विहान का भी मुंह बन गया और नाश्ता खत्म होने के बाद सब ऑफिस के लिए निकल गए। विहान, लक्ष्य और लक्ष्यता अलग गाड़ी में गए थे, अंशिव और अद्विक अलग अलग गाड़ियों में, और अथर्व व शिव भी अलग गाड़ी में गए। आरिका और आरोही भी कंपनी पहुंच चुकी थीं। दोनों अपने डेस्क पर जाकर बैठ गईं। अथर्व के मैनेजर ने दोनों को अद्विक और विहान का शेड्यूल दे दिया। विहान जब ऑफिस पहुंचा तो आरोही को देखकर उसने मुंह बिचकाया और अपने केबिन में चला गया। लक्ष्य और लक्ष्यता को भी अलग केबिन मिला था। जब अद्विक कंपनी पहुंचा तो ऑफिस में लड़कियां उसे और अंशिव को देखकर कुछ ज्यादा ही आकर्षित हो रही थीं, शायद उनके चार्म की वजह से। सबने उन्हें गुड मॉर्निंग कहा। एडविक ने आरिका को देखा और उसे बस एक नजाकती भरी नजर देकर अपने केबिन में चला गया। आरिका समझ गई कि कल रात उसके अचानक भागने से शायद एडविक उससे नाराज है। वह अपने डेस्क पर जाकर बैठ गई। उसी समय उसके फोन की घंटी बजी। आरिका ने फोन उठाया तो एडविक ने सख्ती से कहा, मिस आरिका, जल्दी से मेरे केबिन में आइए। आरिका कुछ बोलती, उससे पहले ही फोन कट चुका था। उसने फोन को घूरा, सांस भरी और अथर्व के मैनेजर की दी हुई फाइल लेकर एडविक के केबिन की ओर बढ़ गई। इसी बीच अद्विक अंशिव से बोला, तू यहां क्या करेगा? जाकर पूरी कंपनी देख ले। अंशिव ने उसे घूरते हुए कहा, जरा काबू में रह, वरना अगर तू उसके बहुत करीब गया तो वो सोचेगी कि तुझे सिर्फ उसके शरीर की भूख है और ऐसे में वो तुझसे और दूर भागेगी। अद्विक बोला, हाँ समझ गया, अब जा। अंशिव वहां से निकल गया और बाहर ही उसे आरिका मिल गई। उसे देखकर आरिका मुंह में ही बड़बड़ाई, खरगोश। अंशिव ने सुन लिया और बोला, एक्सक्यूज मी मिस, क्या तुमने मुझे खरगोश कहा? तब आरिका बोली, मैंने कुछ भी नहीं कहा, शायद तुम्हारे कान बज रहे हैं। यह कहकर आरिका केबिन में चली गई। अंशिव ने उसे जाते देखा और बोला, मेरी अंशिव सिंघानिया की इंसल्ट करती है ये लड़की, अब भी इसे मजा चखाता हूं। उसने अद्विक के केबिन का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और गुनगुनाते हुए बोला, तुम दोनों एक कमरे में बंद रहो और मजे करो। यह कहकर अंशिव वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ जब काफी देर तक भी विहान ने आरोही को नहीं बुलाया तो वह खुद ही उसके केबिन में पहुंच गई। विहान, जो उसे बाहर भेजने के तरीके सोच रहा था, उसे अंदर आते देख बोला, हे, तुम ऐसे कैसे अंदर आ गई? आरोही बोली, मैं अंदर पैरों से आई हूं सर, और आप यहां ऐसे खाली बैठकर टाइम पास करने आते हैं। अथर्व सर के मैनेजर आपका आज का पूरा शेड्यूल देकर गए थे, अब थोड़ा काम भी कर लीजिए। तब विहान उसे डांटते हुए बोला, मिस आरोही, मैं तुम्हारा बॉस हूं, तमीज से बात करो, समझी? आरोही ने तुरंत कहा, तो बॉस की तरह हरकतें भी किया कीजिए। और ये लीजिए, आपको इन 2 प्रोजेक्ट्स के प्रेजेंटेशन बनाने हैं, वह भी परसों तक। 2 दिन बाद आपको ये प्रेजेंटेशन मीटिंग में देने हैं। अब मैं चलती हूं। विहान ने तुरंत उसे रोका। हे मिस बदतमीज, तुम कहां जा रही हो? चुपचाप यहां आओ और मेरी मदद करो। फ्री की सैलरी लो की क्या? आरोही ने मुंह बनाया, सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई और दोनों काम करने लगे। वहीं अद्विक के केबिन में जैसे ही आरिका अंदर गई, अद्विक ने उसे खींचकर दीवार से टिकाया। आरिका घबरा गई और बोली, सर, ये क्या बदतमीजी है? मैं आपकी शिकायत अथर्व सर से करूंगी। अद्विक उसके बाल कान के पीछे करते हुए बोला, और क्या बताओगी मेरे पापा को? आरिका बोली, सर प्लीज देखिए, मैं यहां शांति से काम करना चाहती हूं, और अगर आप ऐसे ही मुझे परेशान करते रहे तो मैं यहां जॉब नहीं कर पाऊंगी। अद्विक गहरी आवाज में बोला, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं? परेशान तो तुमने किया है मुझे, मेरे करीब आकर। मैंने तुमसे उस रात कहा था, मेरे करीब मत आओ, वरना फिर मैं तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा, लेकिन तुम पीछे नहीं हटी। वह कड़वाहट भरी हंसी हंसकर बोला, मेरी जिस्म आज भी जल रही है।
मैं जी रहा था अपनी जिंदगी अकेले, लेकिन तुमने आकर सब खराब कर दिया। यकीन नहीं होता तो ये देखो। इतना कहकर अद्विक ने उसका हाथ पकड़कर अपने गाल पर रख दिया। आरिका को अद्विक का गाल गर्म भट्टी जैसा लगा। उसने तुरंत अपना हाथ हटाया और घबराकर बोली, सर, आपको बुखार है, मैं अभी अथर्व सर को बुलाती हूं, वो डॉक्टर को यहां बुला लेंगे। आरिका ने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक था। अद्विक ने उसे अपनी ओर मोड़ा और धीमे पर टूटे स्वर में बोला, यह बुखार डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, सिर्फ तुम कर सकती हो, अपने प्यार की बारिश से। मुझे तुम चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए, मुझसे शादी कर लो। जान, तुमसे मिलने से पहले तक तो ठीक था, लेकिन अब तो ये आलम है, बस जी करता है तुम्हें हमेशा अपने आंखों के सामने रखूं। जान। बोलते बोलते अद्विक के कदम लड़खड़ा गए और वह सोफे पर बैठ गया। वह तेज सांसें लेने लगा, जैसे जान निकल रही हो। आरिका घबराकर जल्दी से पानी का गिलास लेकर आई और उसे पानी पिलाते हुए बोली, सर, पानी पी लीजिए, मैं कुछ करती हूं। वह उठने लगी तो अद्विक ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया, जिससे आरिका उसके ऊपर गिर गई। अद्विक ने बिना वक्त गंवाए आरिका को किस करना शुरू कर दिया। आरिका पहले तो उसे दूर धकेलने लगी, लेकिन फिर वह उसके साथ बहती चली गई। कुछ देर किस करने के बाद जब अद्विक को एहसास हुआ कि उसका कंट्रोल छूट रहा है, तो उसने आरिका को खुद से दूर किया और जल्दी से वॉशरूम में चला गया। आरिका, जिसकी आंखें हल्की लाल और नम थीं, दोबारा दरवाजा खोलकर बाहर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा अभी भी बंद था। वह डरी सहमी से खुद को ठीक करते हुए दरवाजे के पास खड़ी हो गई। लगभग 10 मिनट बाद अद्विक वॉशरूम से बाहर निकला। आरिका ने देखा तो वह शावर लेकर आया था। वह चुपचाप अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया और धीमी आवाज में बोला, सॉरी, कुछ बॉडी प्रॉब्लम के चलते मेरे और मैंने तुम्हें किस कर दिया। शायद तुम मुझसे गुस्सा भी हो, लेकिन यह सब मेरे साथ सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। उस रात अगर तुम मेरे करीब नहीं आती तो यह सब नहीं होता। एडविक की बात सुनकर आरिका बोली, सर, उस रात हमारे बीच जो भी हुआ वह गलती से हुआ था, मैं उसके लिए माफी मांगती हूं। आप किसी और को क्यों नहीं चुन लेते? तब अद्विक बोला, मैं किसी और लड़की को छू नहीं सकता, मैं सिर्फ अपने ब्लड रिलेशन या फिर उन लड़कियों को छू सकता हूं जो मेरे साथ बचपन से थीं, जैसे मेरी मां और मेरी बहनें। एडविक की बात सुनकर आरिका हैरान रह गई। एडविक आगे बोला, यही प्रॉब्लम मेरे पापा को भी है, इसलिए मुझे लगता है कि जैसे मेरी मां मेरे पापा के लिए बनी थी, वैसे ही तुम मेरे लिए बनी हो। मुझसे शादी के लिए हां कर दो। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारे शरीर से मतलब है, तो ऐसा नहीं है। मैं दिल और दिमाग दोनों से तुम्हें पसंद करता हूं। आरिका धीमे स्वर में बोली, लेकिन बिना फीलिंग्स के मैं कैसे? अद्विक ने बीच में कहा, तुम मुझे मौका तो दो, तुम्हारा दिल जीतने का। आरिका चुप हो गई और सोचने लगी कि अब उसे क्या करना चाहिए। एडविक फिर बोला, मेरे पापा भी हमारे बारे में जान चुके हैं, वह बस इंतजार कर रहे हैं कि कब तुम हां कहो, फिर वह तुम्हारी मां से बात करने जाएंगे। यह सुनकर आरिका चौंक गई। अद्विक ने फिर कहा, हां कर दो आरिका, आगे जारी रहेगा। आरिका ने चादर तान ली थी, पर नींद उससे कोसों दूर थी। आरोही की बातें कानों में गूंज रही थीं। ये बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, दिल तोड़ते हैं। उसने खुद को समझा लिया था कि एडविक की दुनिया उससे बहुत अलग है, बहुत ऊंची, बहुत खतरनाक। पर दूसरी तरफ एडविक ने साफ कहा था, यह बुखार डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, सिर्फ तुम। मुझसे शादी कर लो जान। उसकी टूटती हुई सांसें, जलते गाल और वो बेकाबू इमोशन। पहली बार आरिका ने किसी को उसकी वजह से कमजोर होते देखा था। शांत ऑफिस के केबिन में एक तरफ आरिका की धड़कनें भाग रही थीं, दूसरी तरफ अद्विक अपनी पलकें बंद किए उसके एक शब्द का इंतजार कर रहा था। और अब जब अद्विक ने यह भी बता दिया कि अथर्व सब जानता है और बस उसकी हां का इंतजार है, तब सवाल और भारी हो गया। क्या आरिका सच में हां कह देगी या फिर अपनी ही बनाई दीवारों के पीछे भाग जाएगी? क्योंकि अब वक्त आरिका के हाथ में था और अद्विक का दिल पूरी तरह उसी के भरोसे। आखिर आरिका क्या करेगी? प्यार चुन लेगी या डर? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस नए और रोमांच से भरे ऑडियो सीरीज रिश्तों के धागे में। अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करिएगा, जहां आप जानेंगे अथर्व के कारनामों के बारे में। आरिका धीमे स्वर में बोली, लेकिन बिना फीलिंग्स के मैं कैसे?
एडविक ने बीच में कहा, तुम मुझे मौका तो दो, तुम्हारा दिल जीतने का। आरिका चुप हो गई और सोचने लगी कि अब उससे क्या करना चाहिए। एडविक फिर बोला, मेरे पापा भी हमारे बारे में जान चुके हैं। वह बस इंतजार कर रहे हैं कि कब तुम हां कहो, फिर वह तुम्हारी मां से बात करने जाएंगे। यह सुनकर आरिका चौंक गई। एडविक ने फिर कहा, हां कर दो आरिका। अब आगे। आरिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सर, मैं अपनी मां से बात करूंगी। एडविक का चेहरा खिल गया। वह मुस्कुराते हुए बोला, और हां, उन्हें थोड़ा सा लालच भी दे देना। आरिका ने उसे घूरा तो एडविक हंसने लगा। उसी समय केबिन का दरवाजा खुला और अथर्व अंदर आया। एडविक, यह दरवाजा बाहर से किसने बंद किया हुआ था? एडविक तुरंत खड़ा हो गया और बोला, पापा, यह जरूर उस खरगोश का काम होगा। हम तो बस काम ही कर रहे थे। आरिका मुझे आज के काम की डिटेल दे रही थी। अथर्व ने उसे देखा और बोला, इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहा है? मैं तो बस बंद दरवाजा देखकर आया था। अभी इस खरगोश के कान खींचता हूं, तुम दोनों काम करो। यह कहकर अथर्व वहां से चला गया। एडविक फिर फाइल उठाकर काम देखने लगा। दूसरी तरफ जब रूही अपने ऑफिस पहुंची, वह अपनी डेस्क पर जाकर बैठी ही थी कि एक लड़की उससे बोली, सर ने कहा है कि जैसे ही तुम आ जाओ, तुम्हें उनके केबिन में भेज दूं। ये फाइल ले जाना, उनके दोस्त से देकर गए हैं। रूही ने फाइल उठाई और खोलकर देखी। सब चीजों पर नजर मारने के बाद वह केबिन के अंदर चली गई। रूही ने दरवाजे पर नॉक किया तो अंदर से आवाज आई, कम इन। रूही अंदर चली गई। अंदर दो लड़के बैठे हुए थे। रूही ने दोनों को गुड मॉर्निंग विश किया तो एक लड़के अक्षय ने सॉफ्टली जवाब दिया और दूसरे ने उसे कोल्ड लुक देते हुए कहा, मिस रूही, आप 5 मिनट लेट हो गई हैं। रूही ने टाइम देखा। उसकी घड़ी में बिल्कुल 9:00 बजे थे। फिर उसने केबिन में लगी दीवार घड़ी देखी जिसमें 9:05 हो रहे थे। रूही ने देखा कि जिसने उसकी बात का जवाब दिया था वह मुस्कुरा रहा था। रूही की भौहें सिकुड़ गईं और वह बोली, सर, मुझे लगता है आप पूरी दुनिया से 5 मिनट आगे चल रहे हैं। तब तो अपनी घड़ी को 5 मिनट पीछे कर लीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल सही समय पर आई हूं। रूही की बात सुनकर अक्षय हंसने लगा। वही दूसरा लड़का जो उसके बगल में बैठा था रूही को घूरने लगा। तब अक्षय बोला, अभिमन्यु, ये सही बोल रही है। अभिमन्यु ने अपना मोबाइल ऑन करके देखा तो सच में केबिन की घड़ी 5 मिनट आगे थी। तब रूही बोली, सर, ये रहा आपका आज का शेड्यूल। आपकी 3 बजे पर मिस्टर गुप्ता के साथ मीटिंग है। कुछ देर बाद रूही अभिमन्यु के केबिन के बाहर बनी डेस्क पर बैठकर अपना काम अच्छे से कर रही थी और अंदर अभिमन्यु भी अक्षय के साथ काम कर रहा था। वह काम के बीच बीच में अक्षय से नजरें बचाकर रूही को भी देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ अथर्व ने अंशिव को हर जगह ढूंढा, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिला। कुछ देर बाद उसे निर्भय का फोन आया और पता चला कि महाशय उसके पास जाकर गप्पे मार रहे हैं। लंच टाइम में जब अंशिव वापस कंपनी आया तो विहान के केबिन में बैठे सब लोग लंच का वेट कर रहे थे। अंशिव को देखते ही एडविक उसे घूरते हुए बोला, मेरे केबिन का दरवाजा क्यों बंद किया था तूने, कुत्ते। तब अंशिव बोला, वो लड़की मुझे खरगोश कह रही थी और जब मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझे खरगोश क्यों कहा तो वह बोली, शायद तुम्हारे कान बज रहे हैं, मैंने कुछ नहीं कहा। अंशिव ने बिल्कुल आरिका की आवाज कॉपी करके कहा तो सब हंसने लगे। तब अथर्व बोला, उसने कुछ भी गलत नहीं कहा था, तुम्हारी सारी हरकतें खरगोश जैसी ही हैं। लंच आ गया था तो सबने शांति से लंच किया। उसके बाद अंशिव ने लक्ष्य और लक्ष्यता की हेल्प की। कुल मिलाकर आज का दिन अच्छा बीत गया। शाम को ऑफिस ऑफ हुआ तो अथर्व ने अंशिव से कहा, अद्विक के साथ निर्भय और शिव चले जाएंगे तो तुम रूही को लेने चले जाना। असल में उसे ऑफिस छोड़ने के बाद ड्राइवर गाड़ी को सर्विस के लिए ले गया था, वो कल ही आएगी। तब अंशिव ने गाड़ी की चाबी ली और रूही को लेने चला गया। अद्विक ने आरिका और आरोही को भी स्कूटी पर जाते देखा तो वह मन में बोला, ये दोनों लड़कियां कितनी अनसेफ तरीके से आती हैं, कल से इनके लिए भी गाड़ी लगवा दूंगा। तभी अथर्व ने उसे गाड़ी चलाने के लिए कहा तो अद्विक ने हां में सिर हिला दिया। अद्विक ने एक नजर बैक मिरर पर डाली और गाड़ी आगे बढ़ा दी। रूही कंपनी के बाहर आ गई थी। वह अथर्व को फोन करने ही वाली थी कि तभी अक्षय और अभिमन्यु गाड़ी लेकर वहां आ गए। अक्षय ने रूही से कहा, हे मिस रूही, क्या हुआ, आप अभी तक यहां हैं? तब रूही बोली, जी सर, मैं बस जा ही रही हूं। तभी अभिमन्यु बोला,
अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें ड्रॉप कर सकते हैं। रूही बोली, नो थैंक्स सर, मेरी गाड़ी अभी आती होगी। तभी अंशिव ने वहां गाड़ी लाकर रोकी और बाहर निकलकर रूही के पास आया। वह बोला, ओहे लेडी डॉन, ये मैं क्या देख रहा हूं? तुम लड़कों से बात कर रही हो, उन्हें धो नहीं रही? रूही चिढ़ते हुए बोली, अंशिव, हर जगह बक बक मत किया करो, ये मेरे बॉस हैं। अंशिव ने अभिमन्यु और अक्षय को गौर से देखा और बोला, ओ हेलो, माई सेल्फ अंशिव सिंघानिया, आप लोग मुझे इसका होने वाला पति मान सकते हैं। उसकी बात सुनकर जहां दोनों लड़के शॉक्ड रह गए, वहीं रूही ने एक मुक्का उसकी कमर में दे मारी और उसकी कमीज पकड़कर उसे खींचते हुए गाड़ी में धक्का दे दिया। फिर दोनों लड़कों से बोली, इसे मजाक करने की बहुत बुरी आदत है, मैं चलती हूं सर। रूही ड्राइविंग सीट पर बैठने लगी। तभी अंशिव बोला, अरे पगली, तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हें लाने के लिए कहा था, तुम्हें मुझे नहीं। तब रूही बोली, चुपचाप बैठ जाओ अंशिव के बच्चे, वरना गाड़ी से बाहर फेंक दूंगी। रूही ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चली गई। अंशिव की बकबक अभी भी चालू थी। वहीं पीछे अक्षय बोला, वो लड़का कितना क्यूट था ना। अभिमन्यु ने उससे घूर कर देखा तो अक्षय चुप हो गया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। वहीं अभिमन्यु की मुट्ठियां गुस्से में कस गई थीं। वह मन में बोला, ये लड़का कौन था? जो भी हो, इसे मेरे रास्ते से हटाना होगा। मुझे ये लड़की किसी भी कीमत पर चाहिए। रूही अथर्व राठौर। उधर गाड़ी में रूही अंशिव पर भड़की हुई थी। तब अंशिव बोला, अरे लेडी डॉन, मैं तो बस उन लड़कों के सामने ये सब जानबूझकर कह रहा था ताकि वो तुम पर लाइन ना मारे। रूही बोली, वो लोग मुझ पर लाइन क्यों मारेंगे? तब अंशिव ने मुंह बनाते हुए कहा, बॉस लोग ऐसे ही होते हैं। फिर वह बोला, अब तुम अपने भाई को ही देख लो, वो आरिका पर कितनी बुरी तरह से डोरे फेंक कर मारता है। रूही जोर से चिल्लाई, क्या? अंशिव ने तुरंत अपना मुंह हाथ से ढक लिया। रूही ने गाड़ी रोकी और अपने जूते में से छोटा चाकू निकालकर उसे डराते हुए बोली, अब सब कुछ उगल दो, वरना। अंशिव घबरा गया और बोला, बाप रे, तुम चाकू लेकर घूमती हो? मतलब मैं फालतू में हीरोगिरी झाड़ रहा था उन लड़कों के सामने। अरे मैं भूल गया था कि तुम्हें किसी से नहीं, लोगों को तुमसे खतरा होता है। रूही अब भी उसे घूर रही थी तो अंशिव पटापट सब बोल गया और आखिर में बोला, ये बात तुम किसी को बताना मत, ठीक है? रूही बोली, ठीक है, और वैसे मुझे वो लड़की अद्विक के लिए ठीक लगती है। उसके बाद उसने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की और राठौर मेंशन की तरफ चली पड़ी। राठौर मेंशन पहुंचकर अथर्व और बाकी सब अंदर आए तो रागिनी सबके लिए पानी लेकर आई। अथर्व बोला, अनवी कहां है और आपको यह सब करने की जरूरत नहीं है। रागिनी बोली, अनवी विशाखा के पास गई है, उसे कुछ काम था, तो प्रीति को भी मैंने उसके साथ भेज दिया। तब अथर्व बोला, आप भी चली जाया करो ना, यहां अकेली बोर क्यों होती है? रागिनी मुस्कुराई और बोली, तुम सब आने वाले थे इसलिए रुक गई। पानी पीने के बाद सब फ्रेश होने चले गए। रागिनी सोफे पर बैठी ही थी कि तभी रूही और अंशिव भी वहां पहुंच गए। अंशिव रागिनी के पास जाकर बैठा और धीरे से बोला, दादी, आपने कहीं इस लड़की को गुंडागर्दी की ट्रेनिंग तो नहीं दिलवाई? रास्ते में इसने मुझ पर हमला कर दिया। यह सुनकर रागिनी हंसने लगी और धीरे से बोली, अपनी मां पर गई है ये, बस वो चाकू लेकर नहीं घूमती थी। तब रूही उन्हें घूरते हुए बोली, दादी, मैं मां को बता दूंगी आपने क्या कहा अभी। तभी अद्विक नीचे आया और अंशिव का हाथ पकड़कर उसे गार्डन की तरफ ले गया। वहीं रूही अपने कमरे में चली गई। रागिनी ने सबके लिए चाय और कॉफी बनाने के लिए नौकरानी को बोल दिया। एडविक अंशिव को गार्डन में लेकर गया और बोला, पापा पर कोई नजर रख रहा है, अपने लोग फैला दो कंपनी और मेंशन के आसपास। तब अंशिव बोला, और अगर अंकल ने उसे देख लिया होगा? क्या पता हमारे हाथ आने से पहले ही वो उनके हत्थे चढ़ जाए। अद्विक गंभीर होकर बोला, फिर भी जैसा कहा है वैसा करो। और हां, एक बंदा लगा देना आरिका और आरोही को कंपनी से घर और घर से कंपनी ले जाने के लिए। वो दोनों स्कूटी पर आती हैं, ये कितना अनसेफ है उनके लिए। अंशिव कुछ सेकंड तक अद्विक को घूरता रहा, जो वापस हॉल की तरफ जा रहा था। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और गुनगुनाया, भगवान है कहां रे तू? फिर उसने फोन निकाला और अद्विक द्वारा कहे गए सारे काम सेट कर दिए और खुद भी अद्विक के पीछे दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद अनवी और प्रीति मेंशन पहुंची। उनके साथ रिया, विशाखा की बेटी, भी थी। वह जाकर रागिनी के पास बैठ गई। अनवी और प्रीति अपने कमरे में चली गईं, लेकिन रिया की नजर अंशिव पर पड़ी,
जो अद्विक के साथ फोन में व्यस्त था। पहली ही नजर में उसका दिल अंशिव पर आ गया और इस बात से अंशिव फिलहाल पूरी तरह अनजान था। रात को डिनर के टाइम अनवी ने अद्विक और रूही से उनके ऑफिस के पहले दिन के बारे में पूछा तो दोनों ने एक साथ जवाब दिया, अच्छा बीता। तभी अंशिव बोला, अच्छा तो बीतेगा ही, तुम दोनों एक कमरे में बंद हो और मजा ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी बात सुनकर अद्विक को खांसी आ गई। अथर्व हंसते हुए बोला, तुम्हारा दिन तो इधर उधर पुदकने में ही निकल गया था। अंशिव सीना फुलाकर बोला, अरे मैंने बहुत भारी काम किया है आज, आपकी सुपुत्री को भी तो लेकर आया हूं। रूही ने उसे घूरते हुए कहा, पापा मैं कल से खुद गाड़ी लेकर जाऊंगी या फिर बाइक ले जाऊंगी। तभी अनवी बोली, नहीं अकेले कहीं नहीं जाना और बाइक पर तो बिल्कुल भी नहीं। अद्विक भी बोला, मम्मा सही कह रही है, पापा 1-2 बॉडीगार्ड भेज देना इसके साथ। रूही का मुंह बन गया जबकि अथर्व ने रिदम को कुछ इशारा किया और रिदम ने सिर हिलाकर बाद में बात करेंगे का इशारा किया। उसके बाद सबने शांति से डिनर किया। राठौर मेंशन में अथर्व, रिदम और शिव स्टडी रूम में बैठे थे। अथर्व बोला, मुझे लगता है कोई हम पर नजर रख रहा है। मैंने गाड़ी के मिरर में देखा था, वो लोग बाइक पर थे, मेंशन के पीछे वाले मोड़ से ही वापस चले गए। शिव गुस्से में बोला, अब किसके हाथों में खुजली हो रही है यार। अथर्व ने देखा कि रिदम कुछ सोच रहा है तो उसने पूछा, क्या सोच रहे हो रिदम। रिदम बोला, क्या आज ही दिखे थे वो लोग या पहले भी तुझे दिखे हैं। तब अथर्व बोला, नहीं पहले तो ध्यान नहीं गया, लेकिन आज हम अद्विक की गाड़ी में आए थे तो बस ऐसे ही मिरर में देख रहा था। शिव बोला, कहीं कोई अद्विक पर तो नजर नहीं रख रहा। तब अथर्व बोला, शायद 1% चांस है, कहीं वो वही लड़का तो नहीं जो आरिका से शादी करना चाहता है। शिव चौंक गया, आरिका, अब ये आरिका कहां से बीच में आ गई। तब अथर्व ने उन्हें सब कुछ बता दिया तो शिव बोला, अबे तेरी, ये लड़का भी ऐसे ही तोता पल रहा है। अथर्व बोला, और नहीं तो क्या, यहां तक कि फोड़ भी डाला है उसने उस लड़के को। तब रिदम बोला, कहीं आगे चलकर अद्विक को कोई प्रॉब्लम ना हो। अथर्व ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह लड़का दिखने में ही नहीं, इसकी हरकतें भी बिल्कुल मेरी तरह है। अच्छा है, उसने पहले ही नोटिस कर लिया, हर टाइम चौकन्ना रहता है। बाकी अगर कोई बड़ी दिक्कत हुई तो मैं हूं उसके साथ, और तू भी रिदम। अब तुझे वापस इटली जाने की जरूरत नहीं। रिदम बोला, इसीलिए तो मैं अपना सारा सिस्टम यहां उठा लाया हूं, आगे जारी रहेगा। दिन तो राठौर्स का हंसी मजाक, नोक झोंक और छुपी छुपी मोहब्बतों में बीत गया, पर रात ने जैसे सबके चेहरों से रोशनी खींच ली। एक तरफ अद्विक था जो पहली बार किसी लड़की के लिए डर रहा था। आरिका के मैं मां से बात करूंगी कहने में उससे पूरी दुनिया दिख गई, और दूसरी तरफ वही लड़का था जो आरिका को कभी छोड़ने वाला नहीं था। शायद अब अद्विक पर नजर भी रख रहा था। उधर रूही के पीछे अभिमन्यु की तनी हुई नजर और अंशिव की मस्ती में छुपा खतरा, सब कुछ धीरे धीरे एक ही धागे में बंधने लगा था। और अब जब अथर्व ने साफ कह दिया कि हम पर कोई नजर रख रहा है और शायद वो अद्विक को चाहता नहीं, तब कहानी ने पहली बार एक खतरनाक मोड़ लिया। अब सिर्फ एक सवाल हवा में तैर रहा है, क्या आरिका को लेकर अद्विक का फैसला सिर्फ प्यार की शुरुआत है या किसी ऐसे तूफान की जिसकी आहट आज अथर्व ने देख ली, लेकिन असली चोट कल अद्विक पर गिरने वाली है। सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस नए और रोमांच से भरे ऑडियो सीरीज रिश्तों के धागे में। अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करिएगा, जहां आप जानेंगे अथर्व के कारनामों के बारे में। पूछा, कहां गए थे? दूसरे शहर। अद्विक सोफे पर बैठकर पसीना पोंछते हुए बोला, मैं नानू के घर तक चला गया था, मामा जी ने देख लिया तो अपने साथ ले गए। फिर आप तो जानते ही हो नानी का कितना प्यार बरसता है मुझ पर। वो तो नाश्ता करवाने पर अड़ गई थी और मामी तो बनाना भी शुरू कर चुकी थी। तभी अंशिव का फोन आया तो बड़ी मुश्किल से बहाना मारकर भागा हूं। अद्विक का बहाना सब पर चल गया क्योंकि सब थके हुए थे, लेकिन असलियत यह थी कि सुबह रोहन ने उसे पार्क में देखा था और उसे राणा मेंशन ले गया था। उसे वहां रुकना पड़ा और वह मौका मिलते ही जल्दी निकल आया ताकि कोई शक न करे। अंशिव उसे लगातार घूर रहा था। अद्विक अपने कमरे में जाते हुए बोला, मैं अभी नहाकर आता हूं। अंशिव भी तुरंत बोला, मैं भी।
अथर्व ने उसे घूर कर देखा तो अंशिव ने दांत दिखाकर हंसते हुए वहां से भाग लिया। अद्विक कमरे में पहुंचा ही था कि अंशिव ने उसे मुक्का मारकर बेड पर गिरा दिया। अद्विक चिल्लाया, पागल हो गया है क्या कुत्ते? अंशिव झल्लाकर बोला, पागल तो तू सबको बनाकर आया है नीचे। अब सच सच बता, कहां गया था? एडविक ने फौरन बोल दिया, मैं सच में वॉक पर गया था। रास्ते में आरिका दिख गई तो सोचा गुड मॉर्निंग बोल दूं। वो घर पर अकेली थी तो मैंने उसे जगह भी दिया ताकि ऑफिस लेट ना हो। अंशिव ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, लगता है तेरा इलाज करना पड़ेगा कुत्ते। सुबह सुबह वहीं पहुंच गया। अद्विक तुरंत वॉशरूम में भागा और दरवाजा बंद करते हुए बोला, मेरे कपड़े निकाल देना। अंशिव तिलमिला गया और चिल्लाया, उसे ही बुला ले, वही चुड़ैल निकाल देगी। यह कहकर उसने कपड़े जोर से बेड पर फेंके और बाहर चला गया। अंदर से अद्विक बड़बड़ाया, अच्छा हुआ इसे पता नहीं चला कि मैं रात में वहीं था, वरना और भड़क जाता। अब से सुबह सुबह ही जाऊंगा। फिर वह नहाने में लग गया। कुछ देर बाद सबने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गए। आरिका तैयार होकर अपने घर से निकली ही थी कि एक गाड़ी आकर उसके सामने रुक गई। आरिका पहले तो घबरा गई, लेकिन फिर ड्राइवर को घूरते हुए बोली, कौन हो तुम? ड्राइवर ने तुरंत कहा, मैडम, हमें हमारे बॉस का ऑर्डर मिला है कि आज से हम ही आपको ऑफिस छोड़ेंगे और वापस घर ड्रॉप करेंगे। आरिका को समझने में समय नहीं लगा कि यह सब अद्विक की हरकत है। उसने तुरंत अद्विक को फोन मिलाया और गुस्से में बोली, सर, ये सब क्या है? मैं खुद ऑफिस जा सकती हूँ। अद्विक शांत लेकिन सख्त आवाज में बोला, चुपचाप गाड़ी में बैठकर ऑफिस पहुंचो। अगर लेट हुई तो सजा मिलेगी। और हां, आरोही को भी लेते आना। बाय। आरिका ने झुंझलाकर फोन काट दिया और गाड़ी में जाकर बैठ गई। जैसे ही गाड़ी वहां से निकली, दीवार के पीछे से एक लड़का बाहर आया। उसने किसी को कॉल किया और बोला, विक्की, तेरी लैला के लिए तो स्पेशल गाड़ी आती है उसे ऑफिस ले जाने के लिए, ऐसे में काम कैसे करेंगे? दूसरी तरफ से विक्की ने ठंडी आवाज में कहा, उसे जितनी भी सुरक्षा में रखना हो रख लेने दो, लेकिन अब पूरी दुनिया देखेगी कि उसकी इज्जत कैसे तबाह होगी। कॉल कट गई। लड़का घूमकर अंदर गया। उधर विक्की घर में अपने पिता से बोला, पापा, आप परेशान क्यों हैं? उसके पिता थके हुए स्वर में बोले, पता नहीं, कल हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। विक्की बोला, अब से मैं भी ऑफिस आऊंगा, आप परेशान मत होइए। मन ही मन उसने सोचा, यह जरूर अद्विक राठौर का किया होगा, उसे भी मैं मजा चखाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ रूही ऑफिस पहुंच चुकी थी। जैसे ही वह अपने डेस्क पर बैठी, अक्षय का फोन आया। मिस रूही, केबिन में आइए। रूही केबिन में गई तो अक्षय बोला, आज आपको अभिमन्यु के साथ होटल में मीटिंग के लिए जाना है। रूही ने तुरंत जवाब दिया, मीटिंग के लिए आप चलिए सर, अभिमन्यु सर शायद नहीं जाना चाहते। अभिमन्यु ने आंखें तिरछी कर कहा, मिस रूही, आपको मेरे साथ ही जाना पड़ेगा, समझी? रूही ने मुंह बनाते हुए कहा, तो फिर ये ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है जैसे कोई आपको पकड़कर भेज रहा हो? अक्षय हंस पड़ा और बोला, दरअसल आज इसका अपनी डैड से झगड़ा हो गया है, तो आप रास्ते में इसे जोक सुना देना। रूही ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर आप पहले ही बता देते, मैं अंशिव को ले आती। वो इतना फनी है कि मेरे पापा, जो कभी हंसते नहीं, वो भी हंसने लगते हैं। रूही के मुंह से अंशिव का नाम सुनते ही अभिमन्यु का चेहरा बिगड़ गया। वह बोला, तुम्हारा अंशिव पुराण खत्म हो गया हो तो जाकर मीटिंग की तैयारी करो। रूही ने उसे एक लुक दिया और वहां से चली गई। पीछे अक्षय ने धीमे स्वर में कहा, तू पागल है क्या? ऐसे जीतेगा उसका दिल? अभिमन्यु ने ठंडी मुस्कान दी, मुझे उसका दिल जीतकर अचार नहीं बनाना, मैं उसे खुद मेरे पास आने पर मजबूर करूंगा। अक्षय उलझ गया, मतलब? अभिमन्यु चुप रहा और अक्षय समझ नहीं पाया कि उसकी आंखों में अभी जो चमक थी वो खेल नहीं बल्कि खतरनाक इरादा था। वहीं दूसरी तरफ आरिका और आरोही कंपनी पहुंच गईं। आरोही हैरान थी कि उसके लिए भी गाड़ी क्यों भेजी गई, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधा विहान के केबिन में चली गई। आज उन्हें भी कल होने वाली मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करना था, इसलिए दोनों बिना लड़े झगड़े शांति से काम में लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ जब आरिका अद्विक के केबिन में आई तो अंशिव वहीं बैठा था। उसने आरिका को देखकर घूरा। आरिका ने भौहें उठाकर कहा, क्या हुआ सर, मैंने आपकी गाजर चुरा ली क्या? अद्विक उसकी बात सुनकर हंस पड़ा और बोला, असल में आज इसे मैंने सुबह तुमसे पहले उठा दिया था, तो यह नाराज है। आरिका मुस्कुराते हुए बोली, मुझसे नाराज होने की बजाय इसे आपसे होना चाहिए।
अंशिव ने तुरंत जवाब दिया, तुम जल्दी जल्दी इससे शादी कर लो ताकि मैं अपने लिए कोई और रातों का साथी ढूंढ सकूं। यह बोलकर वह वहां से निकल गया। बात समझने में 2 सेकंड लगे। फिर अद्विक जोर से चिल्लाया, अंशिव, कुत्ते। आरिका ने तिरछी नजर से अद्विक को देखा। ओह, तो अब तक आप उसे अपनी रातों का टाइम पास बना रहे थे। अद्विक तुरंत बोला, पागल हो गई हो क्या? वो मजाक कर रहा था। आरिका ने आंखें सिकोड़कर पूछा, मतलब वो आपके साथ सोता नहीं? अद्विक ने सिर पकड़ लिया, सोता है लेकिन वैसा नहीं जैसा तुम सोच रही हो। आगे जारी रहेगा। एक रात में बहुत कुछ बदल गया। अद्विक बिना बताए आरिका के कमरे में पहुंचा। आंखें अचानक पीली हुईं। सुबह उसने सबको झूठ सुना दिया। अंशिव को शक है और विक्की उसकी हर हरकत पर नजर रखे बैठा है। तो सवाल यह है, आरिका के लिए सबसे पहले कौन सच उजागर करेगा? अद्विक खुद, अंशिव की शकी आंखें, या विक्की का इंतजार करता हुआ बदला? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस नए और रोमांच से भरे ऑडियो सीरीज रिश्तों के धागे में। अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करिएगा, जहां आप जानेंगे अथर्व के कारनामों के बारे में। यह बोलकर वह वहां से निकल गया। बात समझने में 2 सेकंड लगे। फिर अद्विक जोर से चिल्लाया, अंशिव, कुत्ते। आरिका ने तिरछी नजर से अद्विक को देखा। ओह, तो अब तक आप उसे अपनी रातों का टाइम पास बना रहे थे। अद्विक तुरंत बोला, पागल हो गई हो क्या? वो मजाक कर रहा था। आरिका ने आंखें सिकोड़कर पूछा, मतलब वो आपके साथ सोता नहीं? अद्विक ने सिर पकड़ लिया, सोता है लेकिन वैसा नहीं जैसा तुम सोच रही हो। अब आगे? आरिका ने ठंडी सांस लेकर कहा, खैर मुझे इससे क्या। आज आपको होटल में मीटिंग के लिए जाना है तो आप उसे अपने साथ ले जाइए। यह कहकर वह फाइल पटककर वहां से चली गई। अद्विक कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रह गया, फिर फटाफट बाहर आया। बाकी स्टाफ सामने थे इसलिए उसने खुद को शांत किया और ऊंची आवाज में बोला, मिस आरिका, आप मेरे साथ मीटिंग में चल रही हैं। जल्दी से फाइल्स तैयार करिए, मैं थोड़ी देर में आता हूं। उधर अंशिव अथर्व के केबिन में पहुंच चुका था और अपनी शरारत सुनाकर हंस रहा था। शिव भी उसकी हंसी में शामिल था, जबकि अथर्व उसे घूर रहा था। तभी अद्विक अंदर आया। अंशिव तुरंत अथर्व के पीछे छिपने जैसा खड़ा हो गया। अद्विक गुस्से में बोला, कुत्ते, चल मेरे साथ। आरिका को सब क्लियर करना है, वो हमारे बारे में कुछ और ही सोच रही है। शिव उत्सुकता से बोला, क्या सोच रही है वो? अद्विक झल्लाकर बोला, वही जो मां, पापा और रिदम चाचू के बारे में सोचती है। अथर्व तुरंत सतर्क हो गया, 1 सेकंड, तेरी मां मेरे और रिदम के बारे में क्या सोचती है? अद्विक ने फटाफट कहा, कुछ नहीं, छोड़ो। तू चल अंशिव, वरना कमरे से फेंक दूंगा। और हां, वो मीटिंग में भी जा रही है। अंशिव हंसते हुए बोला, ठीक है, तू बैठ, मैं जाकर सब सेट करके आता हूं। दरवाजे पर पहुंचकर वह रुका और पीछे मुड़कर बोला, और सुन, मैं उसे अकेले समझाऊंगा। अगर तू पीछे आया तो उसे और भड़का दूंगा। अद्विक वहीं सोफे पर बैठ गया और बड़बड़ाया, यह इंसान कितना भयानक है। पता नहीं किसका नसीब फूटेगा इससे शादी करके। तभी उसने देखा कि अथर्व उसे लगातार घूर रहा था। अद्विक ने धीमे से पूछा, आपने बताया नहीं, मां आपके और रिदम चाचू के बारे में क्या सोचती है? फिर वह खुद ही फुसफुसाया, वैसे कल मैंने मां को स्टडी रूम में आप दोनों पर नजर रखते हुए देखा था। प्लीज उन्हें मत बताना कि मैंने ये कहा है। यह बोलकर वह वहां से भाग गया। पीछे शिव अथर्व की शक्ल देखते हुए हंस पड़ा। अथर्व ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ठीक है, अब उस नालायक को सबक मैं सिखाऊंगा। अंशिव आरिका के पास आकर बोला, मिस आरिका, मुझसे जलाना बंद कीजिए और आपके प्यार में पागल आवारा हो चुके अपने अद्विक बाबू के साथ मीटिंग में जाइए। तब आरिका बोली, ठीक है सर, पहले आप बताइए, नींद में वो आपके साथ कुछ करते तो नहीं ना? अंशिव हंसते हुए बोला, जी नहीं देवी जी, मुझे उसे परेशान करते हुए बहुत मजा आता है, लेकिन कोई और उसे परेशान करे, उसकी तो मैं जड़ तक काट डालूं। बाकी आप समझदार तो हैं ही। फिर बोला, चलिए, मीटिंग फाइल हमारे केबिन में ही है। आरिका वहां से चली गई और अद्विक भी केबिन में चला गया। वहीं अंशिव बोला, चलो मैं जरा बाहर घूमकर आता हूं। जब वह ऑफिस की लड़कियों के पास से गुजर रहा था, तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी जो दूसरी लड़की से कह रही थी,
इस लड़की के तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, दोनों दोस्त ही अच्छे से फंसा लिए हैं। अनुशिव ने तुरंत दूसरी लड़की की कुर्सी पीछे खींची और उसे कंप्यूटर के सामने बैठाते हुए बोला, मिस, जरा यही सब मुझे भी बोलकर दिखाइए। वह लड़की पहले तो डर गई, लेकिन फिर बोली, मैंने गलत क्या कहा सर? अनुशिव ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज में बोला, वो लड़की इस कंपनी की होने वाली मालकिन है। अद्विक अथर्व राठौर की गर्लफ्रेंड है और जल्द ही बीवी भी बनेगी। अगर उसने मेरी जगह यह सुन लिया होता ना, तो तुम सब अब तक इस कंपनी से बाहर फेंक दी गई होती। अगली बार सोच समझ कर बोलना। यहां काम करने आए हो तो इस पर ध्यान दो, वरना अद्विक तो केवल तुम्हें कंपनी से गायब करेगा, लेकिन मैं इस दुनिया से। यह सुनते ही लड़की बुरी तरह डर गई, क्योंकि अनुशिव की आंखें गुस्से से पूरी लाल हो चुकी थीं। तभी अद्विक ने पीछे से आवाज दी, अनुशिव। वह तुरंत नॉर्मल होने की कोशिश करते हुए पलटा। एडविक बोला, तू भी निकल, यहां रहकर क्या करेगा? अनुशिव अपने दांत दिखाते हुए बोला, अगर तेरी उस आइटम को गुस्सा आ गया तो क्या करेगा? अच्छा तो मैं गाड़ी में बैठा हूं। और वह वहां से भाग गया। एडविक ने वहां मौजूद सभी एम्प्लॉयज की तरफ देखा जो उसे ही घूर रहे थे। एडविक बोला, सब लोग अपने अपने काम पर ध्यान दीजिए। सभी वापस अपने काम में लग गए और एडविक आरिका को लेकर वहां से निकल गया। दूसरी तरफ रूही और अभिमन्यु मीटिंग के लिए होटल में पहुंच चुके थे। अभिमन्यु बोला, हम शायद जल्दी आ गए हैं, चलो कुछ खा लेते हैं। मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था। रूही को याद आया कि अक्षय ने बताया था अभिमन्यु का अपने डैड से झगड़ा हो गया था। दोनों एक टेबल पर बैठ गए। रूही ने बस सलाद ऑर्डर किया और अभिमन्यु ने अपना नाश्ता। रूही कांच की बड़ी सी खिड़की से बाहर आते जाते लोगों को देख रही थी और अभिमन्यु बीच बीच में उसे घूर रहा था। कुछ देर बाद उसने पूछा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? रूही ने उसे देखा और कहा, नहीं, कोई ऐसा मिला ही नहीं जिससे मुझे कनेक्ट फील हो। लड़कों की छुअन से ही मुझे इरिटेशन होती है। अभिमन्यु बोला, तो क्या तुम कभी शादी नहीं करोगी? रूही ने उसे घूरते हुए कहा, आप ये क्यों पूछ रहे हैं सर? अभिमन्यु बोला, मेरे डैड से मेरा झगड़ा इसी बात पर हुआ था। वो चाहते हैं कि मैं शादी करूं, लेकिन मुझे कोई लड़की अच्छी नहीं लगती। रूही ने भौं उठाकर कहा, कहीं आपको लड़के तो पसंद नहीं है? अभिमन्यु चिढ़कर बोला, शट अप रूही। तभी पीछे से एक आवाज आई, रूही तुम यहां? रूही पलटी तो वहां अद्विक था। रूही ने पलटकर देखा तो अद्विक, आरिका और अनुशिव तीनों वहां खड़े थे। अनुशिव रूही से बोला, ओहो, मैडम यहां बैठकर सलाद खा रही है। मैं आंटी को बताऊंगा। सुबह सुबह चूहे की तरह कुतर कुतर कर नाश्ता करती हो और यहां हाथ मुंह दोनों तेजी से चल रहे हैं। रूही ने अनुशिव को घूरा। तभी अद्विक बोला, रूही तुमने बताया नहीं, तुम यहां क्या कर रही हो? रूही बोली, हम यहां मीटिंग के लिए आए हैं जो कुछ देर में शुरू होगी। ये मेरे साथ है अभिमन्यु आहूजा, और सर ये मेरे बड़े भाई हैं अद्विक, और यह वैसे तो इनकी सेक्रेटरी के साथ हैं ही, मेरी भाभी भी बनने वाली हैं। एडविक उसकी बात सुनकर हैरान रह गया और आरिका हड़बड़ा गई। एडविक ने अनुशिव को घूरा जो कनखियों से उसे देखकर दांत दिखा रहा था। एडविक बोला, लेकिन तुम तो कपूर कंपनी में काम करती हो ना, फिर ये आहूजा कैसे? अभिमन्यु बोला, जी अक्षय कपूर मेरा दोस्त है और पार्टनर भी। उसके पिता ज्यादा शहर से बाहर रहते हैं, इसलिए कंपनी का नाम कपूर एम्पायर है। एडविक ने उससे हाथ मिलाया। कुछ देर बातचीत के बाद पता चला कि ये सब एक ही मीटिंग के लिए आए हैं। मीटिंग शुरू होने में अभी आधा घंटा था तो सब कॉफी पीने बैठ गए। अनुशिव ने रूही की टांग खींचनी शुरू की, जिस पर रूही ने उसे 2 मुक्के जमा दिए। उन दोनों को झगड़ते हुए देखकर जहां आरिका मुस्कुरा रही थी, वहीं अभिमन्यु अनुशिव को घूर रहा था। कुछ देर बाद ही मीटिंग रूम में सब बैठे थे। आरिका थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि ठीक सामने विक्की बैठा था और उसकी नजरें आरिका और अद्विक के जुड़े हुए हाथों पर टिकी थीं। अद्विक उसे रिलैक्स कराने के लिए उसका हाथ पकड़े बैठा था। अद्विक की दूसरी तरफ अनुशिव बैठा था, जो अपने बगल में बैठी रूही की उंगली में पहनी अंगूठी को बार बार निकालकर फिर डाल रहा था। रूही उसकी कोहनी में हल्की चोट मारती जा रही थी और उसके बगल में बैठा अभिमन्यु अनुशिव को घूरता जा रहा था। तभी मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और एक बेहद खूबसूरत लड़की अंदर आई। चेहरे से ही वो काफी तेज लग रही थी
उसकी नीली आंखों ने सब पर नजर दौड़ाई और फिर जाकर एक कुर्सी पर बैठ गई। सबने उससे हेलो कहा। उसकी नजरें सबके चेहरे से होती हुई अद्विक पर जाकर रुकी। उसे अद्विक को देखते देख जहां आरिका चिढ़ गई, वहीं अंशिव उस लड़की को घूरने लगा। फिर मीटिंग रूम का दरवाजा एक बार फिर खुला और एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। सब खड़े होकर उसका स्वागत करने लगे। वह आदमी अद्विक की तरफ देखते हुए बोला, आप मिस्टर राठौर के बेटे हैं ना? अद्विक ने हां में सिर हिलाया। वह आदमी बोला, मिस्टर राठौर से मेरी बात हुई थी। उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर अपना भी सुझाव दिया था और मैंने यह प्रोजेक्ट आपकी कंपनी को दिया है। यहां पर हम और 2 कंपनियों को सिलेक्ट करेंगे जो 20-20% पार्टनरशिप लेंगी। अद्विक ने सिर हिलाकर समझ लिया। इसके बाद वहां मौजूद हर कंपनी की तरफ से आए लोगों ने अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया। मीटिंग खत्म हो चुकी थी। अद्विक और वह आदमी बाहर जाकर प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे। मीटिंग रूम में आरिका अब भी काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। तभी रूही बोली, आरिका चलो फ्रेश होने चलते हैं। आरिका विक्की की घूरती नजरों से बचने के लिए तुरंत रूही के साथ वहां से चली गई। रूही और आरिका वॉशरूम आई हुई थीं। रूही एक कमरे के वॉशरूम में थी। यह वही कमरा था जिसे अथर्व ने पहले से बुक करवाया हुआ था। जब भी वह इस होटल में आता था, इसी कमरे में रुकता था। आरिका पहले फ्रेश होकर बाहर आ चुकी थी। वह कमरे में इधर उधर देख रही थी, तभी उसका फोन बज उठा। उसने देखा उसकी मां का कॉल था। वह बात करते हुए कमरे से बाहर निकल गई। वहीं मीटिंग रूम में अंशिव को उस लड़की को घूरते देख अभिमन्यु उसके कान के पास झुककर धीमे से बोला, क्या हुआ? माल पसंद आ गया क्या? अंशिव ने उसे घूर कर देखा। सभी को बिजी देखकर विक्की वहां से निकल गया। अंशिव उस लड़की के पास गया और बोला, हेलो मिस। लड़की बोली, मोनिका। अंशिव उससे बात करने लगा। मोनिका ने अद्विक के बारे में पूछताछ करने की कोशिश की, जिससे अंशिव का शक उस पर और गहरा हो गया। उधर आरिका अपनी मां से बात कर रही थी। तभी किसी ने पीछे से उसका मुंह दबा लिया और उसे जोर से घसीटते हुए ले गया, बिना इस बात के कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। इसी बीच अद्विक और वह आदमी मीटिंग रूम में वापस आए। आरिका को वहां न पाकर अद्विक ने तुरंत पूछा, अंशिव, आरिका कहां है? अंशिव बोला, रूही के साथ गई है। अद्विक सबकी तरफ देखते हुए बोला, मैं और मिस्टर राठी यह फैसला कर चुके हैं कि यह प्रोजेक्ट कपूर एम्पायर और मोनिका, जो अपने बॉस की जगह आई है, उनकी कंपनियों चौधरी एम्पायर को दिया जाएगा। यह सुनते ही अभिमन्यु और मोनिका दोनों मुस्कुरा दिए। दोनों की नजरें एक पल के लिए मिलीं और फिर उन्होंने नजरें हटा ली। अद्विक ने जब नजर दौड़ाई तो उसने देखा विक्की वहां नहीं था। बाकी लोग जाने लगे, तभी रूही अंदर आई और बोली, अद्विक, आरिका आ गई क्या? मुझे वह कहीं नहीं मिली। उसकी बात सुनकर अद्विक का चेहरा